समाज में प्रतिष्ठा की नहीं, उनका भी एक अपना घर, माँ बाप हमारे भी खुश हैं, हम भी कभी बिना त्योहार के कपड़े खरीद सके। हिंदुस्तान में 140 करोड़ में 110 करोड़ लोग ऐसे हैं कि अगर कोई त्योहार या शादी ब्याह न हो तो एक जोड़ा कपड़े नहीं खरीद सकते हैं नया। इतनी बड़ी संख्या है। और सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि उन लोगों के सामने जाकर अमीर घर के लोग बोलते हैं नौकरी के पीछे भाग रहा है, एंटरप्रेन्योर बनो। हमारे घर में जिस दिन ये पता चलेगा ना कि अगर बाप मेरा एक दिन नौकरी, एक महीना नौकरी से गया तो खाना नहीं आएगा, राशन कार्ड बंद हो गया तो मेरा घर राशन नहीं आ पाएगा, क्या इंटर 30% लोग आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। वो तो कागजों में है, बट रियलिटी उससे और भयानक। अगर 30% मान भी लेते हैं तो 150 करोड़ का 30% बड़ा नंबर हो जाता है। बिल्कुल। और जब भी पॉपुलेशन, एक बड़ी पॉपुलेशन डिपेंडेंट हो जाएगी तो जो देश का रिसोर्स है, जो पैसा है, उनकी डिपेंडेंसी दूर करने में चला जाएगा। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियल फ्री हो जाए, तो देश का जो रिसोर्स है, जो पैसा है, वो नए रिसर्च में जाएगा, अंतरिक्ष प्रोग्राम में जाएगा, हेल्थ केयर में जाएगा। अमेरिका में क्या जाता है, उनका जो पैसा है वो हेल्थ केयर में जा रहा है, इनोवेशन में जा रहा है। हमारा पैसा इतनी पॉपुलेशन में गरीबी इतनी है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते और यह उन्हें राशन देना पड़ रहा है। ये उन बेचारों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो शौक से राशन की लाइन में नहीं लगे, उनकी मजबूरी है। जहाँ वो पीएचडी करने के लिए लाइन में लगा हुआ है, यहाँ बच्चा स्कूल बंक करके आज राशन कार्ड करने जा रहा है, उसकी मजबूरी है, शौक से नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी माशाल्लाह, खान सर जानकर बहुत खुशी है मुझे कि आप जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ भी कुछ, आप टेक्निकल और स्किल ट्रेनिंग की तरफ भी कुछ आप तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द आप अनाउंस करेंगे, हम लोग उसकी डिटेल्स जान पाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। और जान के बहुत खुशी हुई कि आप जो है मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना चाहते हैं, जिसको मैं बहुत क्लोजली मैं जानता हूँ कि मेंटल हेल्थ खराब होने से और मेजर यूथ जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है। और जिस तरह के आपने बताया कि मेंटल हेल्थ तब तक नहीं मानते जब तक इंसान मेंटल हेल्थ को समझते हैं, मतलब पागल हो जाएगा कि मतलब जो इंसान एक अजीब हरकत करने लगे तो वही मेंटल हेल्थ पेशेंट है। डिप्रेशन को, एंजाइटी को, इस तरह की चीज़ों को मेंटल हेल्थ नहीं मानते हैं। तो एक अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों को कि यूथ अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें और छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए काउंसलर के पास जाए। और मेंटल हेल्थ इशू से ये 21st सेंचुरी में जहाँ इतना सोशल मीडिया है, इतना पीयर प्रेशर, सारी चीज़ें हैं, मेंटल हेल्थ को लोग प्रायोरिटी दे और उसको एक बड़ा इशू समझें और उसके लिए काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में अपने आप को शायद महसूस ना करें। ये आई थिंक एक अच्छा मैसेज आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को जा रहा है। बहुत चर्चा है मार्केट में माशाल्लाह कि खान सर का एक बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है। अगर चंद अल्फाज में आप बता सकें कि क्या होने वाला है इस हॉस्पिटल में, और क्या से पहले अगर मैं बता सकूँ क्यों कर रहे हैं खान सर को हॉस्पिटल बनाने की क्या ज़रूरत थी, सरकार का काम है, आप हॉस्पिटल क्यों बना रहे हैं। दूसरी बात, अगर हॉस्पिटल बना रहे हैं तो कौन सा हॉस्पिटल जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। देखिए, आज से 3 साल पहले यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए फीस देनी होती थी। हमने उसको आज इतना कम कर दिया, जहाँ पे हम लोग 7,500 रुपए पे ला दिए। सस्टेनेबल इशू की वजह से उसे हम लोग 10,000 रुपये। आज कोई भी बच्चा 10,000 रुपये देके आईएएस बन सकता है, 4,500 रुपया देके एसडीएम डिप्टी कलेक्टर बन सकता है। इस हद तक ला दी। 3 सालों तक इतना रिगरस इस पे मेहनत की है कि जो लोग 2.5 लाख रुपए फीस मांगते थे ना, आज अखबार में बोलते हैं कि हमारे यहाँ 70% डिस्काउंट चल। पूरी जो एजुकेशन माफिया थी, इनकी तो कमर तोड़ दी है हमने। इनकी फीस वाली जो लूटने की परंपरा थी, इनको बर्बाद कर दिया। आप इंडियन कल्चर देखिए और इस्लामिक में भी देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मुनाफा आटे में नमक के बराबर होना चाहिए। इतना ही लीजिए मुनाफा, एक जिससे आपका बिजनेस तिजारत चल सके। इंडियन कल्चर में आप देखिएगा, हमारे यहाँ जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दक्षिणा एक तरह की दक्षिणा है जिसकी कीमत आप नहीं फिक्स करते हैं, सामने वाला फिक्स करेगा क्या चीज है, आप उससे लेते। बट यहाँ अपना लिए बिजनेस मॉडल बिल्कुल एग्जैक्ट उससे ज्यादा लुटाई मेडिकल में चल। अब हमको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे इंडिया का चाहिए। हमारे यहाँ मरीज जो है वो किसी बीमारी को एकदम रद्द कर लेता है तब पहुँचता है। उसका रीजन क्यों समझे हम लोग भी। उसका ब्लड जांच इतना महंगा है, 1,500-2,000 रुपये। एमआरआई जांच कराने जाएगा 8,000 10,000। सीटी स्कैन महंगा है, एक्सरे, हर चीज महंगा है। इसलिए वो तब तक झेलता है जब तक वो सह सके। जब बीमारी एकदम खतरनाक रूप ले लेती है तब वो जाता है डायग्नोज कराने। आज से वो नॉर्मल बीमारी है तो बच जाता है, बाद में पता चल गया कि कैंसर है तो कहानी खत्म। कोई ऐसी बीमारी इलाज ले तो खत्म। यही है सपना कि हम हेल्थ केयर सिस्टम को इतना सस्ता कर दें। हमारे यहाँ 25 रुपए में ईसीजी जांच हो जाती है, 35 रुपए में एक्सरे हो जाता है। और एक आदमी ने दिल्ली से कॉल किया
कि सर हम तुमको MRI कराना है। हम कह रहे यार आदमी क्या कर रहे हो तुम, दिल्ली कहाँ पटना, यहाँ MRI कराने की कहेगी सर यहाँ 12,000 रुपये मांग रहा है, और वहाँ आके करा देंगे 1,000-1,500 रुपये में आपके यहाँ से। कहाँ 12,000, कहाँ ये सर 1,000 रुपये में, 1,000-2,000 में आजा चले जाए। हमें ये सिस्टम को ले आना है ताकि गरीब से गरीब, जीने का हक गरीबों को भी है, उसको कोई शोषण न कर सके। नहीं बिल्कुल, इसी से मेरा सवाल ये है कि मैं समझ सकता हूँ कि दर्द की वजह से वो हॉस्पिटल बना रहे हैं आप। बिल्कुल। आज गरीब जो है वो हॉस्पिटल के दरवाजे पे हर रोज लाखों गरीब दम तोड़ देता है क्योंकि हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है। और खान सर अकेले पूरे निज़ाम को बदल नहीं सकते, सिस्टम को बदल नहीं सकते। एक हॉस्पिटल आपका मैक्सिमम 1000 पेशेंट देख पाएगा। आपके पॉडकास्ट पे वादा करके जा रहा है जी। जब हम एजुकेशन में आए थे ना, 2.5 लाख रुपए UPSC IAS की फीस थी और 1.5 लाख रुपए TCS की फीस। तो लोग कहते थे ना ये आदमी चिल्ला के चुप हो जाएगा, ये फीस कभी डाउन नहीं होगी। आज आप पता कर लीजिए, कहीं पे भी किसी की हैसियत नहीं है जो ज्यादा फीस ले सके। और हम यहाँ भी कहते जाते हैं 3 साल के अंदर पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, जो भी इधर इंडिया स्टेट की नहीं, पूरे इंडिया की, जो 4 गुना डाउन ना हो जाएगा डायग्नोसिस जांच। अमूमन क्या डॉक्टर का फीस है 1,000 रुपया, और कहेगा कि इससे हम ज्यादा लेना चाहते हैं तो लिख देगा MRI 10,000 रुपया के जाके MRI करा के लेंगे। आप ले जाकर कराएंगे, देखेंगे हड्डी है, वैसे देखेगा 5,000 कमीशन आ गया। तो ये सिस्टम को कर और बहुत जल्दी ऐसे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अकेला एक इंसान जो पूरे निज़ाम को तब तक बदल नहीं सकता जब तक एक्टिव पॉलिटिक्स में ना आ जाए। पॉलिटिक्स हम पढ़ाते हैं जी, पॉलिटिक्स हम करते नहीं। पॉलिटिक्स मुझे समझना ये है कि एक हॉस्पिटल से आप पूरे निज़ाम को कैसे बदल सकते हैं। एक हॉस्पिटल खोल ही नहीं रहे हैं, मैं इसको बहुत बड़े लेवल पे कर रहा हूँ। कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। हमारी आदत है जब तक कोई चीज बन नहीं जाती है तब तक हम बोलते नहीं है। उसी तरह ब्रेन का एक अलग बनाना है हमें कि जहाँ केवल ब्रेन पर रिसर्च हो, ब्रेन पे कैसे हो कि कौन सा मरीज बचेगा, कौन सा मरीज नहीं बच पाएगा। वो क्या करते हैं ना, जो पता है कि हमको ये वाला मरीज नहीं बच पाएगा, एटलीस्ट हम उस गरीब है तो उसे बता सकते हैं कि भैया देखो बड़ा मुश्किल है। उसको क्या करते हैं ना, उसको एक होप देंगे सर, देखो एक उम्मीद है बच सकता है, खेत बेच दो, एक उम्मीद है बच सकता है, देखो यहाँ आप उसका इलाज कीजिए। और ऐसा नहीं है कि इतना महंगा इलाज है कि किसी का खेत बिक जाएगा। यकीन मानिए हम देख रहे हैं ना, इतना भी महंगा इलाज नहीं है कि खेत और गहने बेचने की नौकरी। आप उसका इलाज कराइए उसी से और बदलेगा। अभी हम यहाँ आए हैं तो आपके हमें लगता है, मैं आपको 3 बजे का बोले थे हम, लेकिन चूंकि हमारा ईस्टर्न रीजन में आता है, ब्लड बैंक का लाइसेंस हमें यहीं से आके मिला, कलकत्ता से आप पता था। इसी बहाने यहाँ आए और एक उम्मीद हमने वहाँ से भी कर लिया। और एक उम्मीद ये है कि 1 लाख यूनिट हमें ब्लड को रखना है। बस वैसे हम 10,000 यूनिट सेना को देंगे हर, मतलब कि भैया 10% जो हमारा ब्लड मान के चलिए 2 लाख यूनिट आ गया तो उसका 10% और ज्यादा होगा। परसेंटेज वाइज 10% हम सभी को दे देंगे एनी टाइम जब भी बोलेंगे। बहुत बड़ी बात है, तो बड़ी बात है सर। जो मैं अगेन उस बात पे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं जब भी मैं कोई सरकारी स्कूल देखता हूँ एक बुरे हालत में है तो मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे दे दो, मैं चला के दे दूंगा। तो आपको लगता नहीं कि हॉस्पिटल स्टैब्लिश करने में अगर वक्त ना बर्बाद करें, मतलब वक्त बर्बाद ना करें, मैं नहीं कह रहा हूँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मगर अगर मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर अगर हम जा सके, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं अगर हम उनको टेक ओवर कर सके और सरकार कह सके कि आपका मॉडल अच्छा लगे हमें, आप हमारा हॉस्पिटल चला के दिखाइए सस्टेनेबल कैसे कर रहे हैं। और आप जिस तरह की मैं समझता हूँ कि अगर सरकार मुझे कम से कम 10 स्कूल आज के टाइम पे दे दे तो मैं आई एम केपेबल इनफ टू रन 10 मोर स्कूल्स। सरकारी स्कूल में जहाँ पढ़ाई नहीं होगी, बनस्बत इसके कि मैं हर स्कूल पे 10 करोड़ रुपए खर्च करूँ और 10 स्कूल बनाऊँ 100 करोड़ रुपए खर्च करके, मैं चाहूँगा सरकार अपने 10 स्कूल मुझे दे दे और उन 10 स्कूल को मैं चला के दिखा दूँ सरकार को। तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं कि मैं चाह रहा हूँ कि सरकारी मैं इलेक्शन लड़के ही पॉलिटिक्स में उतरूँ, बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि निज़ाम का हिस्सा बनकर कि लार्जर चेंज किस तरह ला सकूँ मैं। तो अगर इस पे अगर आप कुछ अगर सोचें कि किस तरह से एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि कौन कैसा सुधार भी नहीं कर नहीं सुधरेगा पूरा, तो जितना बौकन को सुधारने में मेहनत करेंगे ना उसमें चाहते में 2 बना ले। तो हम देखें आपने एक जंग लगे लोहे को रगड़ते रहिएगा ना, चमका दीजिएगा लेकिन अंदर से फिर ऊपर पड़ लेगा। इन सब के अंदर वो आदत लग गई है जिससे सैलरी से ज्यादा डेली कमाने की आदत लग गई हो, जिससे 8 घंटे की जगह 1.5 घंटे ड्यूटी करने की आदत लगी, लाख गुना अच्छा है। हमारे यहाँ हजारों बच्चे आते हैं जिनका 1 नंबर से अगर नहीं रिजल्ट हो पाता उन्हें हम हॉस्पिटल में मौका देंगे। हम लोग अभी बात करें डायलिसिस मशीन पे बड़े लेवल पे ले जाने के लिए यहाँ पे वर्क चल रहा है, इसलिए हम ज्यादा नहीं बता पाते क्योंकि हर इंसान के जीवन जिंदगी का कुछ मगर पहले आप पॉलिटिक्स की बातें और गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोला करते थे। जो मैंने आपका ट्रेंड देखा यूट्यूब पे थोड़ी स्टडी की, ऑफ लेटली आप गवर्नमेंट ने सारी बात देखिए, मेरा सीधी से बना, मेरा झुकाव एक देश के साथ। हमसे आप अभी भी बात कीजिए, चाहे हमारे बारे में आप 10 बुराई कीजिए, हम आपको एक लफ्ज नहीं बोले। जिस दिन बात
हल्का सा भी हमारे कंट्री के थोड़ा सा ये मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। हम बता रहे हैं कंट्री के खिलाफ हुई, किसी को नहीं, फिर हम बहस कर लेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट जब तक कंट्री के हिसाब से करती है, हमें गवर्नमेंट की तारीफ हम गवर्नमेंट से ज्यादा बेटर करते हैं। जिस वक्त वो थोड़ा सा इधर उधर करती है तो छीन देते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, इससे पहले हमने आपको गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता नहीं सुना। बहुत बार सुने होंगे आप। अब ऑफ लेटली हम देख रहे हैं 2022 में किसान उत्पादन विधेयक हमारे पास कई कॉल आया था कि आप ये किसानों वाला वीडियो हटा दीजिए या इस पे इस तरह से बात रखिए। हमने टू द पॉइंट सारी बात किसानों की रख दी। ये बात 2020 की। वो अलग बात है कि किसी को कम नजर आया या पहले नजर आया। जैसे ऑपरेशन सिंदूर, हम कहे कि हम नहीं करना चाहिए पाकिस्तान, इतना धो उसको याद आए कि वहीं पर था वहाँ जो दौड़ा, वहीं पे था सिंधु सभ्यता, हड़प्पा वहाँ। ठीक, शैतान को शैतान की तरह धोया जाता है, आराम से रहम नहीं। अच्छा, मेरा बस यही शिकायत, गुलाम नहीं। मगर अब मैं इसको इस तरह करना भी कर रहा हूँ कि आपने ऑफ लेटली किसी पॉडकास्ट में राहुल गांधी की तारीफ भी की है, तो मैं ये समझ सकता हूँ। नहीं, मैं उनकी बुराई करनी चाहिए। नहीं, बुराई नहीं करनी चाहिए, पर आपने किसी और पॉलिटिशियन की तारीफ नहीं की। मैंने कभी आपकी जुबान से नहीं सुना कि किसी पॉलिटिशियन की तारीफ। नहीं, देखिए आजकल ना ये पत्रकारों का लेवल इतना गिर गया कि क्या कहिएगा। ये 3 फीट का माइक खरीद ले रहा है। मुझे मेरे पास माइक नहीं है, मैं छोटा सा खरीद लिया हूँ। माइक लेके क्या बताइए, एक बड़ा फेमस हो गया है इनका क्या नाम है, ये पत्रकारों का भाई वे नहीं करके आएगी, यही के बन जाएगी। बिल्कुल, तो माइक लगा के। सर, हम आपसे एक रैपिड क्वेश्चन कर रहे हैं। सोनिया गांधी के बारे में क्या देखना चाहते हैं? अमित शाह के बारे में क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहिए? अब आप बताइए, यही सवाल हम आपसे पूछे तो आप क्या कहिएगा? गाली दीजिएगा इनको? नहीं, अब उसका क्लिप काट काट के कराएंगे सब। देखिए इनको क्या बोला, इनको क्या बोला। तो हम लोग को भाई पॉलिटिक्स हम बोलते हैं, हम पढ़ाते हैं पॉलिटिक्स। उन लोग को क्या ही चीज है ऐसे। और राहुल गांधी क्या है, सांसद है, उनके क्षेत्र के लोग जाने। सही, कोई उससे ज्यादा कुछ नहीं आपकी, उससे उनके सांसद है, वो अपनी पार्टी के हैं, उनका काम है विपक्ष को संभाल के रखो। कोई भी सुधार करना होगा तो गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट की आलोचना हो सकती है, लेकिन एक चीज होना चाहिए, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना और दुश्मनी निकालना, दोनों में डिफरेंस है। हम क्रिटिसाइज करते हैं, दुश्मनी नहीं निकालते। ना अच्छा हम बोलते हैं अच्छा है, ना खराब बोलते हैं खराब। अच्छा को इतना अच्छा बोलेंगे कि लोगों को डाउट लगेगा कि गवर्नमेंट का आदमी है। जब खराब बोलने लगते हैं तो लोगों को लगता है यार विपक्ष में चला गया। मतलब हमारी पार्टी हमेशा एक है, हम इंडिया की ओर से हैं। बहुत अच्छा। सर, आप हमारे स्कूल में इनोवेशन टेक्नोलॉजी लैब भी गए, अगर आप एक दो लफ्ज आप हमें बहुत अच्छा लगा। और इस वक्त में जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी लैब आपने हमारा देखा, उस पर अगर आप बता सके कि आपने वहाँ क्या देखा और उससे आप क्या आपको लगता है कि उससे कुछ उम्मीद हो सकती है जो इनोवेशन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आप इनोवेशन टेक्नोलॉजी खोले, उसमें ड्रोन्स हमने देखा, रोबोटिक्स देखे, इस सब चीज़ों को। ये धीरे धीरे चीज़ें जब बच्चों तक आएंगी तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और ऐसे जैसे अपने स्कूल खोल, उन सारे लोगों का थैंक्स जिन्होंने हेल्प किया, और आप और अच्छा करते रहिए। हमें बताइए हम क्या कंट्रीब्यूट या हम कैसे इसमें बिल्कुल कोई लिए हेल्प कुछ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, हमारा कुछ हो सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल हो सकता है सर, जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम चाहेंगे कि हम फ्यूचर कोलैबोरेट करें और हम देख सकें आप अपने पास से हम कि किस तरह आपकी मदद से हम जो है एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की जिस मुल्क में होनी चाहिए, जिस वक्त नहीं है। अगर हम 20% आबादी है तो हमारी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हर जगह 20% होनी चाहिए। हमेशा हम यही कहते हैं, मुल्क यही बात पे हमारा खराब लग जाता है। कहते हैं कि आपको प्रोपोर्शनल रेशियो चाहिए, आपको हर जगह 20% चाहिए। आराम से मिल जाएगा 20%। आप बस 20% स्कूल में जाकर आप बचेगा, स्कूल में देखिएगा तो 2%, और रिप्रेजेंटेशन चाहिए 20%। आप इस बात को कितना आराम से कहें? हम इस बात को बड़ा हार्ड बोल देते हैं। खराब, हम बटरिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल खराब लगता है। तो हम चाहेंगे कि आपके साथ कोलैबोरेट करके उस पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर हम काम कर सकें। बस हम इतना कि मैं इस तरह देखता हूँ कि 20 करोड़ की बड़ी आबादी अगर मुल्क को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है तो मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नुकसान ये है। और उंगलियां भी उठ जी उंगलियां उठने का एक बड़ा रीजन भी यही है कि हम कंट्रीब्यूटर नहीं बन। यकीन मानिए, अगर एजुकेशन में ये लोग आगे जाएं, हम सब आगे जाएं, तो ये इसलिए मैं अपने साथ एक किताब भी लाया था। मैं सोचा कि आपको ये किताब गिफ्ट करूँ। ये एक्स IPS ऑफिसर अब्दुल रहमान साहब, इनकी किताब है डिनाइल एंड डिप्रिवेशन, कि किस तरह सिस्टमैटिकली मुसलमानों को 70 साल में जो है पीछे रखा गया। अगर इस पर अगर आपकी नज़रसानी हो जाए तो इससे कई सारी चीज़ें जो है क्लैरिटी मिलती है। उनकी एक और किताब है एब्सेंट इन पॉलिटिक्स, अब्दुल रहमान साहब की। ये तो वो चीज़ें है, एब्सेंस इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जब मुलाकात हो रही है, तो एडुकेशनिस्ट की मुलाकात हो रही है, तो गिफ्ट किताब से अच्छी तोहफा। पॉलिटिक्स से याद आया जी, देखिए डेमोक्रेसी में सबसे खतरनाक क्या हो, जब आपको ये पता चल जाए कि कौन सा समाज का हिस्सा है जो आपको वोट नहीं। सही। फिर याद रखिएगा, अगर वो इंसान पावर में आया तो आपका नहीं।
ये मुसलमान स्ट्रैटेजिकली नहीं काम कर पा रहा है बिल्कुल। कर पाए हैं। और तीसरी किताब जो मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ वो है, क्योंकि जो मेरे हीरो हैं, मेरे रोल मॉडल हैं, वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक बहुत ही शानदार सीरत पे किताब, उनकी ज़िंदगी पे दसीम नेक्टर रहीक अल मख्तूम, मैं ये किताब को गिफ्ट देना चाहता हूँ। श्योर आप उनकी ज़िंदगी पढ़ी है और ये एक बहुत ही शॉर्ट ऐसे फॉर्म में किताब है। तो मैं ये 3 किताब आपको सोचा कि तोहफे के तौर पर आपको हदिया करूँ, मैं गिफ्ट करूँ। उम्मीद है कि बहुत इसको कबूल करेंगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक चीज़ हमेशा हम सबको ये बात बोलते हैं चीज़ों कि किसी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। बिल्कुल और मुनाफा हमेशा आटे में उतना ही मिला जितना आटे में नमक मिल। बिल्कुल। मुसलमान बिजनेसमैन को बस समझ जाना चाहिए बिल्कुल समझदार। कि जो मुसलमान बिजनेसमैन बन जाता है फिर वो भूल जाता है कि उसको जो पैसा मिला है उसमें दूसरों का कितना हिस्सा है। बिल्कुल वहाँ उसे लगता है कि वो पैसा मिला है, वो भूल जाता है कि पैसा ऊपर वाले ने दिया है और उसमें दूसरों का कितना, गरीबों का क्या हिस्सा है। बिल्कुल, और उसे समाज का कंट्रीब्यूटर बने, समाज की भलाई करे। इससे क्या होगा कि बुरे वक्त में पूरा समाज उसके साथ खड़ा रहेगा और उस समाज में दुआएं उसके साथ रहेगी। जी आज रतन टाटा की बनाए कैंसर हॉस्पिटल में न जाने कितनों की दुआएं हैं। जी। तो वो चीजें भी होनी चाहिए सबके साथ, हर एक कम्युनिटी में ये चीजें हो। जी, बहुत शुक्रिया सर आपसे। बातें तो बहुत सारी हुई, सवालात और भी बहुत सारे हैं। उम्मीद करते हैं ये पहली मुलाकात है, ऐसी कई मुलाकातें होंगी और हम आइडिया शेयर करते रहेंगे। और उम्मीद है आने वाले फ्यूचर में हम कहीं किसी प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट करके कुछ बड़ा करें इंशाल्लाह। जरूर, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और हमसे जो कुछ बन सकेगा आप जरूर बताइएगा। चलो, अगर इन बच्चों को आगे जाके डिप्टी कलेक्टर, एसपी, डीएम डिपार्टमेंट में भेजना, क्योंकि ये नर्चर करके जब तक हम इन्हें अधिकारी नहीं बनाएंगे बिल्कुल तक हम उम्मीद करेंगे कि किसी अधिकारी से कि तुम ईमानदार बनो। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दिया तुम ईमानदार बनो, तो सीधा कहते हैं कि तुम रिटायर हो जल्दी। बिल्कुल। अगली पीढ़ी हम भर रहे हैं, सब ईमानदार हैं। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिलकर आपसे सर, बहुत खुशी मिलकर। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ खान सर। उम्मीद करते हैं कि हम अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात करेंगे और खान सर के साथ अगली बातें होंगी और आपके कई सवालात, हमारे कई सवालात, इस तरह के कई सेशन इंशाल्लाह हम लोग फिर से शूट करेंगे और हम लोग मिलकर कुछ बड़ा इस मुल्क और कम्युनिटी के लिए करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस विद पेशेंस।